नमस्कार बच्चों। आज सुयस कोचिंग के मैथ के ऑनलाइन क्लासेस में सबका स्वागत करता हूं मैं। आज मैं पहले भी जैसे आप लोगों को बता रखा था कि 5.2 एनसीईआरटी मैथ की जो है आप लोगों की बुक, उसका जो प्रश्नावली 5.2 है उस पर अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि इससे पहले मैं जो लोग बिल्कुल फ्रेश रूप से इससे जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप अवकलन के जो प्रमुख सूत्र थे, या तो आप उन चीज़ों को फिजिक्स की बुक से देख सकते हैं या फिर मैथ की जो 11th की बुक है उसमें भी अवकलन में ये सारे सूत्र, बेसिक सूत्र दिए गए हैं। सिंपल याद दिलवाऊं तो जैसे साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह सेक का होता है टेन इंटू सेक, और 10 का होता है सेक। मतलब ये छोटे छोटे जो फार्मूलेज थे उनको आप लोग रिवाइज कर डालिए, ठीक है। रिवाइज करने के बाद जब आप यहाँ आते हैं तो अपन इन चीज़ों को जो सॉल्व करके दिखाएंगे वो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात करूं तो इस प्रश्नावली में 5.1 है आप लोगों के लिए, उसमें केवल और केवल आप लोगों का अवकलनीयता और सातत्य के बारे में चर्चा की गई है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ एक ग्राफ के माध्यम से, तो आप समझ जाओगे कि सातत्य क्या है। ये एक लाइन जा रही है ना। यहाँ से यहाँ तक आप अगर देख रहे हो तो ये तो बिल्कुल जुड़ी हुई लाइन है, कहीं पे टूटी हुई नहीं है। पर अगर इसी तरह की एक लाइन में ड्रा करूँ, यहाँ तक जाऊँ और यहाँ से आगे तोड़ दूँ और अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो इस जगह पर क्या ये जुड़ी हुई है? नहीं है। तो ये सतत है क्या? तो ये बिल्कुल भी सतत यहाँ पे नहीं है ना। तो यही चीज़ चेक करना सातत्य होता है। इसके लिए अपन कैसे चेक करते हैं उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि कोई फंक्शन f(x) बराबर आपके लिए दे रखा है x² + 2, है ना। अब किसी भी बिंदु की बात करें, ये जैसे लाइन जा रही है तो इसमें कई संख्या रेखा के आधार पर आप समझ सकते हो कि इसमें कई बिंदु हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 रहा है, यहाँ पे 1 रहा है, यहाँ पे 2 रहा है, यहाँ पे 3 रहा है ना। इस तरह के कई बिंदु हो सकते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि बिंदु नंबर 2 पर इसकी सततता की जांच कीजिए, तो पक्का है कि जो लिमिट हमारी बनेगी वो x की वैल्यू कहाँ की ओर अग्रसर जाएगी? 2 पर, x टेंस टू 0। तो पूरा हमारा फोकस इस जगह पर चला आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी या जुड़ाव आपका बन गया होगा। तो जब हम 2 को जूम करें, 2 वाले बिंदु को, इस वाले बिंदु को काफ़ी ज़्यादा जूम कर दें, हम इस वाले बिंदु को अपन काफ़ी ज़्यादा जूम कर लेते हैं। देखिए 2 और भी जूम हो सकता है, मैं तो बस आपको एक दिखा रहा हूँ कि इसे जूम किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम इस 2 वाले पॉइंट को जूम करें तो हमारी रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। ये बिंदु 2 भर का रहेगा और जो 3 रहेगा, 3 इस साइड कहीं बहुत आगे चला जाएगा और 1 इस साइड में। वो काफ़ी ज़्यादा जूम कर लिया हूँ, है ना। तो इतना जूम कर लेने पर ऐसा दिखेगा। अब जब लिमिट की वैल्यू 2 की ओर अग्रसर है तो एग्जैक्टली 2 तो है नहीं, या तो 2 से थोड़ा कम हो सकती है या 2 से थोड़ा ज़्यादा। मतलब जहाँ से 2 की ओर अग्रसर हो रही है उस बिंदु पर x की वैल्यू चूंकि 2 की ओर अग्रसर है, 2 है नहीं, तो या तो 2 के इधर होगा वो बिंदु, अभी वाला बिंदु, या तो 2 के इस साइड होगा आपका। आई बात समझ में? तो अगर ये बिंदु इधर कहीं हुआ तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। पर वही बिंदु अगर यहाँ कहीं हुआ, यानी कि राइट साइड में हुआ, उस मेन 2 के राइट साइड में हुआ, जो हमारी लिमिट बन रही है उसके राइट साइड में हुआ, तो उसे हम बोलते हैं RHL। ये सब 11th का है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया होगा।
तो अब समझिएगा, अगर मान लीजिए धोखे से मैं ये बोलूं कि जब हम सततता की जांच कर रहे हैं तो ये रेखा यहाँ तक तो सही है पर यहाँ से ऐसे कटी हुई है, समझिएगा। तो जब आप LHL निकालने जाओगे लेफ्ट हैंड की लिमिट, तो LHL की वैल्यू और जो मेन वैल्यू होगी यहाँ की, वो दोनों तो एग्जैक्ट इक्वल आएंगी, पर RHL की वैल्यू वो आपकी इन दोनों के वैल्यू के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी फंक्शन का तीनों चीज़ें निकालूं, पहले क्या निकालूं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी कि LHL माइनस की ओर देखा, मतलब 2 से लेफ्ट साइड में देखा तो इधर तो नेगेटिव संख्याएं आती हैं, इसलिए 2 माइनस LHL हुआ आपका। इसकी वैल्यू निकाला और लिमिट x टेंस टू 2 निकाला, यानी कि लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाला, और फिर RHL की वैल्यू निकाला x टेंस टू 2 प्लस की, और ये तीनों अगर बराबर आई तब तो हमारा दिया गया फंक्शन दिए गए बिंदु पर सतत है, और अगर ये नहीं आया तो ये सतत नहीं है। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। मैं एग्जैक्टली 5.1 को इसीलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग भी लगा होगा, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब अपन सामने होते हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसा रहता है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सरल सी बात है कि सततता मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ कोई चीज़ आगे बढ़ता रहे, अगर बीच में टूटा है तो वो सतत नहीं है। और उस टूटे हुए की जांच करने के लिए जहाँ पे हमें शंका है कि इस बिंदु पर वो टूटा है, वो हम अपनी मेन वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे उस चीज़ को अपन मेन वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, और लग रहा है कि इसके बाद या इसके पहले टूटा हुआ होगा, तो तीनों पॉइंट का LHL RHL और इसका मान निकाल लेते हैं आपका मेन बिंदु पर उस फंक्शन का। और अगर तीनों बराबर आया तो ये लाइन पूरी जुड़ी हुई है और आपका फलन क्या है, सतत है इस बिंदु के आसपास। और तीनों वैल्यू अगर एग्जैक्ट बराबर नहीं आई तो ये सतत नहीं है, ठीक है। बस इसे आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखे रहिए, चाहिए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस चीज़ को, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगली बात करता हूँ, जो अगला टर्म इस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अवकलनीयता, है ना। तो याद करिए, एक छोटी सी चीज़ आपको याद करवाता हूँ। अवकलन को एक्चुअली में अपन लोग लिखते हैं dy/dx। ये तो व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो y में अल्प परिवर्तन बटे x में अल्प परिवर्तन है, यानी कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। अगर ये परिवर्तन थोड़ा सा बड़ा हो बच्चों, तो क्या हम इसे del(y/del(x) भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं हम, तो इसे हम क्या y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर प्रवणता आप लोग जानते होंगे तो ये जो फार्मूला लास्ट वाला आपके लिए आ चुका है, ये प्रवणता का फार्मूला है भैया, ये है ना। तो क्या हम इसे प्रवणता यम या बराबर टेन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो अवकलन मुख्यतः क्या है कि जो रेखा, जो ग्राफ हमें दिया गया है, उस ग्राफ का x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण का जो स्पर्शजा होगा, टेंजेंट होगा, वही हमारा क्या होता है, उस फंक्शन का, उस रेखा के फंक्शन का, उस रेखा के समीकरण का अवकलन होता है, ठीक है। तो बच्चों आइए इस चीज़ को अपन लोग थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई बच्चे के दिमाग में आए तुरंत ये बात कि एक ये मान लीजिए x और y अक्ष हुआ आपका, और एक रेखा ऐसे जा रही है, और इसका समीकरण कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो ये टेन थीटा ये बन रहा है, उसको जो थीटा बन रहा है उसका टेंजेंट अपन निकाल लें, टेन थीटा ज्ञात कर लें, तो वही हमारा अवकलन dy/dx की वैल्यू होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली बात सही है। पर तुरंत ही दिमाग में ऐसा सवाल किसी के आ सकता है कि अगर एक ग्राफ कुछ ऐसा हो आपके लिए, तो भाई इसमें तो
हर एक पॉइंट का प्रवणता अलग अलग होगा। तो ये एक्स अक्ष को मान लीजिए टच भी नहीं कर रहा है, ऐसा एक्स अक्ष जा रहा है, तो फिर समस्या हो गई। तो इसके लिए आपको बता दे रहा हूँ मैं कि इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर आपको अवकलित करना है, इसका जो भी इक्वेशन हो, जितना भी इक्वेशन हो इस बिंदु पर, तो यहाँ से अपन एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, है ना। और ये स्पर्श रेखा जो यहाँ पे कोण थीटा बनाएगा वही इसका अवकलन dy/dx होगा उस बिंदु पर, है ना। तो ये बहुत छोटी सी बात थी। तो अवकलनीयता कि कोई भी फंक्शन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है अथवा नहीं, ये देखने के लिए मान लीजिए मैं इसी बिंदु पर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जो कि मुझे लिमिट के रूप में लेना पड़ेगा। और इस चीज़ को अगर मैं जूम करता हूँ बहुत सारा, ये देखिए खूब बड़ा सा जूम मैंने कर लिया है। तब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई अल्प अल्प दूरी पर पॉइंट हुए, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ। तो इस बिंदु को मेन बिंदु मान लें जो भी दिया गया है। तो जो इस साइड पॉइंट आ रहा है वो आपका RHL बनेगा, और जो इस साइड पॉइंट आ रहा है वो आपका LHL बनेगा। तो RHL मान लीजिए, इस पॉइंट को मैं अभी फ़िलहाल के लिए A मान लेता हूँ। ये जो रेखा जा रही है इस पर पॉइंट जो आया है, जो भी एक्स एक्स का इसका निर्देशांक आए तो वो A है। तो जो RHL की लिमिट आएगी वो कितना जाएगी, A+ की ओर, और LHL की वैल्यू क्या आएगी, A- की ओर, है ना। अब ध्यान से यहीं पे आपको समझना है, ये अवकलनीय तब है जब तीनों बिंदुओं की प्रवणता क्या रहे, बराबर रहे, है ना। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये फलन आपका क्या रहेगा, अवकलनीय रहेगा। पर अगर प्रवणता इन तीनों पॉइंटों पर A- पर, A+ पर और A पर आपको अलग अलग मिल जाए, तब ये अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि प्रवणता ही तो अवकलन है ना। और अगर प्रवणता ही अवकलन है तो उस कंडीशन में ये अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि तीनों बिंदुओं की प्रवणता अलग अलग आ रही है। या कि ऐसा हो जाए कि पहले बिंदु की प्रवणता कुछ और आई है, मतलब पहले बिंदु का लिमिट कुछ और आया है, और सेकेंड बिंदु का भी लिमिट वही आया है जो इसका आया था, पर थर्ड का लगा गया। तो मतलब वो यहाँ से जाता हुआ यहाँ तक तो अवकलनीय है, इस बिंदु तक, इसके आगे अवकलनीय नहीं है। तो इसको अपन सिंपल भाषा में याद करने के लिए ये कह लेते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो किसी भी बिंदु पर शार्प हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उस बिंदु पर वो फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में ही समझा दिया है इस वाले बिंदु पर, है ना। तो इसके लिए एक छोटी सी शर्त बना लेते हैं अपन लोग कि जो LHL आए, LHL की वैल्यू सदैव RHL की बराबर आए, और इन दोनों की वैल्यू मुख्य लिमिट के बराबर, यानी कि f(a) के बराबर आ जाए। मतलब जिस बिंदु पर फंक्शन का मान ज्ञात कर, जैसे मान लीजिए f(x) की वैल्यू आपकी ये रही हो, x² + 2 रहा हो, ठीक ना। तो जब x यहाँ पर हम a रखेंगे तो यहाँ भी a रखेंगे, तो ये a रखने पर fa की वैल्यू आपकी आएगी, तो वो fa की वैल्यू LHL और RHL की वैल्यू के अगर बराबर आती है तो आपका ये फंक्शन उस बिंदु पर, यानी A बिंदु पर अवकलनीय है, ठीक है। बहुत ही छोटे शब्दों में और सरल भाषा में समझाने का मैंने यहाँ पे आपको प्रयास किया है, पर ये एक टॉपिक ऐसा है बच्चों कि ये एक बार में आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको लगातार जो 2-3 दिन के वीडियो होंगे, उस वीडियो के शुरू के 5 से 10 मिनट मैं आपको यही चीज़ें, सातत्य, सततता और अवकलनीयता ही अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा, जब तक कि आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ जाता है। ये इतना जल्दी समझना चाहोगे आप, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे, समझ में तो आ जाएगा लेकिन दिमाग में बैठता नहीं है। तो कई कई दिन तक इसको ऐसे चलाएंगे, 4 से 6 दिन, 5 दिन के वीडियोज़ में, तो आपको जल्द ही ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसीलिए मैंने 5.1 को थोड़ा सा ड्रॉप करके रखा हुआ है। तब तक मैं आपको 5.2 से चेन रूल, जो लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड किए रहे होंगे, थोड़ा बहुत चेन रूल जानते हैं, और जो नहीं किए रहे होंगे वो यहाँ पे समझ जाएंगे।
वहाँ के बाद का आपको थोड़ा ये आसान लगेगा, इसीलिए मैं आपका 5.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऑफलाइन क्लास आपकी हो पा रही होती तो ये चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आती, क्योंकि सामने बोर्ड होता, हम होते, जो भी शंकाएँ आपके मन में आती वो आपकी दूर करवा दी जाती, है ना। तो ऐसा करने से आपको जल्द ही ये चीज़ें समझ में आ जाती, पर ऐसा भी है नहीं। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख देख कर समझने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज 5.1 को स्टार्ट करते हैं अपन ढंग से, सॉरी 5.2 को स्टार्ट करते हैं ढंग से। क्वेश्चन ये है, प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक जो भी आपके लिए दिया गया है ना। यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित कीजिए। बहुत बढ़िया। पर एक नज़र में पहले ही क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर ये केवल साइन एक्स होता तो आप तुरंत भाई फार्मूला जो आपके पास है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो आप कॉस एक्स रख सकते थे, आंसर आ जाता आपका फटाक से। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि आपके लिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे कैसे दूर करें? इसे दूर करने के लिए हम एक चेन रूल का सहारा लेते हैं, चेन बनाने का, या दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन के द्वारा भी अवकलन इसे हम लोग बोलते हैं। मैं ज़्यादा थ्योरिकल चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाऊँगा, उसी से आपकी पकड़ बनना चालू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज है नहीं, ऑनलाइन में जितना हो सकता है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करें? अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ अचर राशि जुड़ी हुई है, तो इस पूरे अचर को हम किसी दूसरे अचर से रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि उस समय फिर यहाँ पे आपका साइन एक्स के साथ वो नया वाला अचर आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसे टी मान लेता हूँ, पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं एक बार टी मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, साइन टी, है ना। अब साइन टी का अवकलन तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, कॉस टी, आपको मालूम है। लो, हो गया अवकलन। पर जैसे ही हम टी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, और मुझे इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो मैंने अवकलन तो किया, पर टी के सापेक्ष साइन का अवकलन कर दिया, एक्स के सापेक्ष कहाँ किया। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम जिस भी वैल्यू को प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टी से किसको प्रतिस्थापित किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो जब हम इसको टी के साथ प्रतिस्थापित करेंगे तो इसे क्या लिख देंगे, साइन टी। तो साइन टी का अवकलन हम करेंगे टी के ही सापेक्ष, डी बाई डी टी। पर टी की जो भी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसे हम एक्स के सापेक्ष भी अवकलित कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये होता है चेन रूल, ठीक है। तो इसे शॉर्ट टर्म में अपन कैसा लिख सकते हैं कि इसका जब चेन बनाने जाएंगे तो अगर मैंने साइन इंटू एक्स, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने वाई माना, तो डी वाई अपान डी एक्स इसका अवकलज बनेगा। और उसे हम व्यक्त कैसा करेंगे, पहले जो वाई है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन हमने कहाँ किया, टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये क्या बनेगा, डी वाई अपान डी टी, ठीक ना। अब ये जो टी हमारे पास था उसका भी हमने अवकलन किसके सापेक्ष किया है, एक्स के सापेक्ष, तो डी टी बाई हमारा क्या बनेगा, डी एक्स के रूप में। फिर से इसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो मेरा डी वाई, मेरा डी वाई बाई डी एक्स लिखने का तरीका कैसा हो गया है कि पहले तो मैंने वाई का अवकलन किया टी के सापेक्ष, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी, ठीक ना। उसके बाद जो टी था उसका भी अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो अब क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स रहेगा, ये यहाँ पे एक्स रहेगा। तो ये बन गई हमारी चेन। हालांकि पहले ही सवाल में अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा,
इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले किसी भी सवाल को आप ध्यान से देखिए और ये निर्धारित कर लीजिए कि कितने रिप्लेसमेंट मुझे करने पड़ेंगे। जैसे इस सवाल में केवल एक रिप्लेसमेंट से काम हो रहा है, जबकि चौथा सवाल अगर आपको नीचे दिख रहा होगा सेक 10√x, तो इसमें रूट एक्स को भी कुछ मानना पड़ेगा और 10√x को भी कुछ मानना पड़ेगा, तो 2 रिप्लेसमेंट हैं। तो इसी तरह 3 रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं, 4 रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी रिप्लेसमेंट आए, तो सबसे पहले dy/dx आप लिखिए। तो dy को यहाँ पर इस कॉर्नर पर और dx को मेन डायगोनल के दूसरे कॉर्नर पर लिख लीजिए। और जितने भी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं उस रिप्लेसमेंट को आप d के साथ जोड़कर ऐसा तिर्यक गुणा करते चले जाइए कि अगर dt यहाँ आया है तो dt को यहाँ भी लाइए। फिर अगर मान लीजिए अगला रिप्लेसमेंट आपका du है तो du को यहाँ भी लाइए, तो यहाँ भी लाइए ऐसा डायगोनल पे। तो जितने रिप्लेसमेंट हो उनको ऐसे डायगोनल पर आप शामिल करते चले जाइए और लास्ट वाले के बटे में आपका खाली जगह रहेगा, वहाँ पे आप dx को शामिल कर लीजिए और सबसे पहले वाले के अंश में खाली जगह रहेगा, वहाँ पे आप dy को शामिल कर लीजिए। तो लंबी चौड़ी आपकी एक चेन बन जाएगी, है ना। इसीलिए इसे एक चेन रूल भी कहते हैं। अच्छा, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन इसे कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे x² + 5 को मैंने प्रतिस्थापित किया था t से, अभी अभी दिखाया थोड़ा सा, तो इसीलिए इसे प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन या चेन रूल भी कहा जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक बात थी और जनरल भाषा में बात थी, किताबी भाषा नहीं है आपके लिए। तो आइए पहले सवाल को हल करके देखते हैं कि क्या कैसा इसका रिजल्ट रहेगा। हमारे पास पहला सवाल है, ठीक है। बिल्कुल ये काफ़ी मोटा है, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। तो फर्स्ट सवाल हमारे पास है, थोड़ा और पतला कर लेते हैं, बहुत ही पतला हो जाएगा फिर आपको दिखेगा भी नहीं बाद में। और कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग हमेशा ब्लू से लिखते हो तो मैं भी ब्लू कर दे रहा हूँ। फर्स्ट सवाल आपके लिए है कि साइन x² + 5 का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि माना कि y = sin x² + 5, ठीक है ना। ऐसा लिख लेने पर चेन बनाने में आपको आसानी जाती है। आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर लिख लेना चाहिए। तो मैंने लिखा सबसे पहले y = sin x² + 5। इसके बाद की कहानी, तो मुझे तो y का मतलब इस पूरे फंक्शन का x सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है और उसके लिए क्या बनेगा व्यंजक आपका dy/dx। जब मुझे dy/dx निकालना होगा तो मैं यहाँ पे y का मान ये पूरा उठा के रख दूंगा, तो क्या बनेगा मेरे लिए d/dx sin x² + 5, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है बच्चों कि अगर मेरे पास इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला होता sin x² + 5 के लिए, तो मैं डायरेक्ट उसका अवकलन कर सकता था, ठीक है ना। पर ऐसा कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है, तो पक्का है कि इसे फार्मूले के रूप में बदलने के लिए मुझे कोई ना कोई मान रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उचित होगा कि मैं ये वाला मान रिप्लेस कर लूँ। ये अगर कोई भी दूसरी चर राशि इसके जगह पर मानता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने t ही माना, तो ये sin t बन जाएगा और sin t के लिए sin x का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माना, क्या माना मैंने कि t = x² + 5, है ना। अब ये t मैंने मान तो लिया है, तो यहाँ पे मैं t तो रख दूंगा, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा sin t, पर इसका अवकलन मैं x के सापेक्ष यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे इस x को भी t में बदलना होगा। तो अगली लाइन आपकी आएगी d/dt sin t, ठीक है। तो नीला पेन से लिखें। तो हमारे लिए अगली लाइन आ चुकी है
डी बाई डी टी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका टी, तो ये दिखेगा मुझे साइन टी के रूप में। इसका अवकलज दिख रहा है। पर अभी अभी इसके जस्ट पहले मैंने आपको समझाया कि जब आप टी से रिप्लेस करोगे तो टी का भी अवकलन मुझे करना होगा एक्स के सापेक्ष। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे एक गुणांक और जोड़ना होगा, डी बाई किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, किसका, टी का। और टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब दोनों का अवकलन कर लीजिए। तो आपको तो डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन टी का अवकलन क्या आ जाएगा, कॉस टी। कितना आएगा, कॉस टी। ठीक है, फिर अपन ये कोष्टक के अंदर वालों का जब अवकलन करने जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यक्स की पावर 2 का अवकलन क्या होगा, 2 शुरू में आ जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 2 एक्स की घात 1 आएगा, और एक्स की घात 1 को लिखते नहीं हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 5 है, और 5 का जब अवकलन करने जाएंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन सदैव क्या होता है, 0। ठीक है ना। तो ये लगभग फाइनल आंसर आपका आ चुका है इसका। लेकिन अपन क्या करें, टी की वैल्यू यहाँ पे रख लें, और 2x बाद में लिखने पर ऐसा लगता है कि कॉस में ये थीटा का, यानी कि जो भी कोण टी दिया गया है उसका गुणांक है, तो इसे अपन शुरू में लिख लेते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर कितना जाएगा, 2x कॉस टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज। काफ़ी छोटे अक्षर हो गए बच्चों, एक बार आप लोग इसे अच्छे से देख डालिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, फर्स्ट डे क्वेश्चन है तो आप लोग इसे रिवाइंड करके पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक सलाह और है कि जब शुरुआत आपकी हो रही है तो आप रफ में इन्हें कॉपी करते चले जाइए, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपके लिए पहला क्वेश्चन। जिनको और अच्छे समझना हो रिवाइंड करके देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसी पन्ने पर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी जगह बची हुई है, और आप लोग मैथ वाले हो, मनी मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक बार रिवाइंड करके देखते हैं अपनी स्लाइड को। कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, आगे आते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे लिए है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कॉस इंटू साइन एक्स के रूप में। तो बस वही पहला काम आपको करना है कि माना कि y इक्वल टू इतना। अब जब y इक्वल टू इतना आ गया है तो डायरेक्ट हम इसका डी वाई अपान डी एक्स यानी कि अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हमारा सिंबल क्या बनेगा, डी वाई अपान डी एक्स के रूप में। ठीक ना। अब जब y की वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस करते हैं तो d अपान डी एक्स रहा आएगा आपका एग्जैक्टली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कॉस साइन x के रूप में। ठीक है ना। फिर से वही प्रॉब्लम कि अगर कॉस के साथ x बस होता तो डायरेक्ट माइनस साइन एक्स इसका अवकलज आ जाता, आपको सूत्र याद है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कॉस के साथ x भरना जुड़कर साइन एक्स जुड़ा है। तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं इसके लिए कि जो चीज़ हमारी प्रॉब्लम बन रही है उसको हम रिप्लेस कर दें या चेन बना लें अपनी। तो साइन एक्स हमारी प्रॉब्लम है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे चर से। तो लगातार अपन टी मान रहे हैं, आप कोई दूसरा भी चर मान सकते हो, तो हम इसे टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि माना साइन एक्स बराबर टी के, और जब ये टी मानेंगे तो इस साइन एक्स को अपन टी से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस टी। पर कॉस टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष तो हो नहीं सकता क्योंकि उसी राशि का अवकलन होता है जिसकी परिवर्ती राशि यहाँ पे रहे, है ना। तो यहाँ पे हम टी लाएंगे इसके लिए।
तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी टी कॉस टी। पर जब हम टी रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें एक्स के सापेक्ष इस पूरे फलन का अवकलन करना था, तो इसीलिए हम टी का भी अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए रिप्लेस करते हैं। इक्वल टू, सॉरी ब्लू कलर का पेन, इक्वल टू क्या बनेगा आपके लिए, डी बाई डी टी कॉस टी इंटू डी बाई, अब तो टी का अवकलन करना होगा एक्स के सापेक्ष, डी एक्स टी। अब अवकलन कर लीजिए, चाहे तो यहाँ पे टी का डायरेक्ट वैल्यू आप लोग क्या लिख सकते थे, साइन एक्स, है ना, क्योंकि साइन एक्स बराबर टी हमने माना था, तो टी की जगह पर डायरेक्ट हम साइन एक्स भी रख सकते थे। तो अगली लाइन क्या आएगा, कॉस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी, और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स। ठीक है ना। अब देखिए इस कॉस एक्स को मैं शुरू में रखूंगा और यहाँ पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, जो भी टी हमने माना था। तो टी हमने माना था साइन एक्स, तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस चिन्ह शुरू में आया, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स इंटू साइन, टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स के रूप में थी। यही आपका अवकलज है। एक बार दूसरे सवाल को भी आप लोग देख लीजिए। तो बच्चों ये फर्स्ट वीडियो जो है मैं यहाँ पे रोकूंगा आप लोगों के लिए, आधे घंटे का चूँकि हो चुका है। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या कुछ चेंजिंग और करना है अगले दिन के वीडियो के लिए। ठीक ना। तो अच्छा, इसके अलावा वीडियो में आप लोग इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएं उन्हें ज़रूर हल करिएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में एक सिंगल रिप्लेसमेंट आपको लगेगा, है ना, ए एक्स प्लस बी को टी मान लेना बस आप। इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले 10 रूट एक्स को टी मानना होगा, फिर रूट एक्स बस को यू मानना होगा। तो डबल रिप्लेसमेंट आपके लिए रहेगा इसमें आप भाग वाला फार्मूला लगाओगे, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, फिर जो जैसा अवकलन होगा तो रिप्लेसमेंट कर करके अवकलन कर लेना आप। कॉस एक्स क्यूब इंटू इसमें भी आप यहाँ एक्स की पावर 5 को भी मानोगे और एक्स क्यूब को भी कुछ मानोगे, और फिर साइन स्क्वायर एक्स को भी कुछ ना कुछ मान लोगे। चाहे टिग्नामेट्रिक कोई फार्मूला ऐसे रख लेना जिसमें स्क्वायर हट के कोई विदा स्क्वायर वाले कोई भी अन्य टिग्नामेट्रिक रेशियो यहाँ पे शामिल हो जाए, है ना। तो आप करने का प्रयास चाहो तो इन सब चीज़ों को कर सकते हो, है ना। अगर समझ में आ गया है, नहीं आया है तो आप कमेंट करके जो भी चीज़ें कमी लगी होंगी वो मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही बच्चों, उस कमेंट के आधार पर ही आपका अगला वीडियो बनेगा। गुड बाय।